सुनो कालू जी, आजकल आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ कि जब चाहे कभी चाय बना दो, कभी चावल बना दो, कभी रोटी बना दो। रात के 12 बजे कौन चाय पीता है? अरे पिंकी सुनो, अरे मेरी बात मान लो, जरा सा चाय तो बना के ले आओ। क्या पता ये मेरी आखिरी चाय हो तुम्हारे हाथों की। चली जाओ मेरी रानी। अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, ये आखिरी है। अरे ठीक है मेरी रानी, जाओ। पिंकी कौवी किचन में चली जाती है लड़ झगड़ कर चाय बनाने के लिए और अचानक से एक धमाका होता है। इस धमाके के बाद धुआं धुआं सा छा जाता है और जब धुआं छटता है तो पिंकी जमीन पे पड़ी हुई दिखती है और वो दम तोड़ रही होती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया कालू, तुमने भी पहली पत्नी की तरह मुझे भी मार डाला। कहकर पिंकी दम तोड़ देती है और कालू फिर वहां पहुंचता है। आवाज सुनकर कालू का बेटा जग्गू भी वहां पहुंच जाता है। माँ को क्या हो गया? पिताजी, माँ को क्या हो गया? तेरी माँ हमें छोड़ के चली गई जग्गू। अब तेरी दूसरी माँ भी चली गई। अब तेरे खाने पीने का क्या होगा? मेरे खाने पीने का भी क्या होगा? हाँ पिताजी, माँ माँ उठो। अरे बेटा, टेंशन क्यों लेता है? तीसरी आ जाएगी। पहली गई, दूसरी गई, तीसरी आएगी। तू टेंशन मत ले। बड़ा किचकिच कर रही थी ये। रोज चिक चिक से मैं तंग आ गया था। बता। चल जग्गू, जा सो जा तू। मैं जरा जाता हूँ, टुनटुनी चिड़िया को बुला कर लाता हूँ और बाकी पंछियों को भी। कालू कौआ जाता है और जंगल से बाकी पक्षियों को बुलाकर ले आता है। हाय रे, देखो क्या हो गया मेरी पिंकी, मुझे छोड़ के चली गई। अरे तू तो मनहूस है, पहली पत्नी को खा गया, दूसरी को भी खा गया। अरे तोते भैया, ऐसे क्यों बोलते हो? ये ऐसे मत बोलो, ये अच्छा नहीं लगता है। अरे टुनटुनी बहन, तू जरा देख तो सही, इसकी हर पत्नी ही मारी जाती है। बता जरा। तो क्या मैं मार देता हूँ क्या? मैं तो खुद ही बदनसीब हूँ, क्या करूँ? बताओ, मेरी पत्नियाँ मर जाती हैं तो जरा मेरे जग्गू का सोचो, क्या होगा बताओ इसका। अरे कालू भैया, आप टेंशन मत लो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? आपके लिए तो बस दुआ ही कर सकते हैं। हम चलते हैं। सारे पंछी चले जाते हैं। टुनटुनी और कबूतर एक जगह बैठकर बात करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कालू कौआ, इसके दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। अरे कबूतर भैया, आप बार बार शक करते हो, अच्छी बात नहीं है। टुनटुनी, तू भी शक किया कर, तुझे नहीं पता है? तू देख लेना, एक दिन तू ही कहेगी कि मैं सही कह रहा हूँ। कबूतर भैया, आप जरा सोचो, जग्गू का क्या होगा? जग्गू छोटा सा बच्चा है, उसे तीसरी माँ तो चाहिए ही होगी। उसे कौन खाना देगा? कौन उसके घर की देखभाल करेगा? अगर तीसरी शादी कालू भैया करना भी चाहते होंगे तो इसमें बुराई क्या है? अरे टुनटुनी, तू नहीं जानती, देखना वो बुढ़ा कालू कौआ अब तीसरी शादी करने के लिए कैसे अंगड़ाइयाँ लेता हुआ आ रहा होगा। चलो मैं चलता हूँ, तुम तो समझोगी नहीं टुनटुनी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कालू कौआ पहुँचता है। टुनटुनी, मेरी बात सुनो टुनटुनी। अरे कालू भैया, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? टुनटुनी, मुझे कुछ खाने पीने की चीजें दे दो, मेरे बेटे के लिए भी दे दो। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, जग्गू भूखा है कल से। टुनटुनी, मैं क्या करूं बताओ। अरे भैया, अभी तो मैं आपको खाना दे रही हूँ, लेकिन आपको एक परमानेंट हल खोजना होगा।
आपको तीसरी शादी कर लेनी चाहिए। टुनटुनी, मैं सोच तो रहा था, लेकिन जंगल में लोग क्या कहेंगे। देखा नहीं था तोते और कबूतर ने मेरा कैसा मजाक बनाया था। अरे भैया, सब ठीक हो जाएगा। आप किसी कवि को देखकर ब्याह कर लो। ठीक कह रही हो, मैं भी जाता हूँ अपने मामा के पास। वहाँ पर एक कौवी रहती है, वो मुझे पसंद भी है। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। टुनटुनी ने यही कह दिया। कालू कौवा गया और तीसरी को ब्याह करने की तैयारी करने लगा। मंडप पे तीसरी के साथ भी शादी हो गई। तीसरी ने पूछा घर आते ही, कालू जी, पहले मुझे ये बताओ, आपकी दोनों पत्नियां कैसे मरी थी? कबूतर जी, आप ही बता दो। अरे मैं बोलूंगा तो कालू बोलेगा कि बोलता है। अरे मैं ही बता देता हूँ, तुम उससे क्यों पूछ रही हो? मेरी पहली पत्नी को बुखार आया था और दूसरी पत्नी सिलेंडर फटने से मर गई थी। अच्छा ठीक है कालू भैया, अब हम लोग चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहकर वहाँ से निकल गई। कुछ दिन तक तो दोनों पति पत्नी में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब फिर से चिक चिक शुरू हो गई। कालू की नई पत्नी किचन में जाना ही नहीं चाहती थी। देखो कालू, मैं किचन में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तुम खाने पीने का व्यवस्था बाहर से कर लो, बाहर से मंगा लो या कोई नौकरानी रख लो। अरे ये क्या बात कहती हो? घर का खाना नहीं बनाओगी तो मैं खाऊंगा क्या? जग्गू खाएगा क्या? ये सब कुछ नहीं चलेगा। आज मैं बाहर से मंगवा देता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। अब लगातार यही होने लगा। कालू की नई पत्नी किचन में जाती ही नहीं थी। परेशान कालू अपने मामा के पास पहुंचा। अरे मामा जी, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी किस्मत खराब है क्या? तीसरी बीवी भी वैसी ही निकली, मेरी बात ही नहीं सुनती है, किचन में खाना नहीं बनाना चाहती है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? अरे तू इतनी क्यों सोचता है? तीसरी को भी ठिकाने लगा देते हैं। वैसे मेरे आइडियाज तो काम बहुत अच्छा करते हैं और तू नाटक करने में माहिर है। ही और क्या चाहिए? हाँ मामा, बताओ कुछ। अरे सुन, कान में सुन। कान में फुसफुसाता है कालू का मामा। अरे मामा, क्या आइडिया दिया है? बस यही करना है। कालू घर आता है और वॉशिंग मशीन की तारों में छेड़छाड़ करता है। उसके बाद अपनी नई नवेली पत्नी के पास जाता है। सुनो, अरे मेरे कपड़े जरा सा धो देना, वो रेड वाली शर्ट, एक शादी में जाना है, और तुम भी कुछ अच्छा सा धो लेना। अरे वाह, आप शादी में ले जाओगे? बड़े दिनों बाद बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ, अपनी प्यारी सी सुंदर पत्नी को दुनिया को दिखलाऊंगा। मैं जरा आता हूँ, कहकर कालू चला गया दूसरी जगह। और इधर जैसे ही उसकी पत्नी वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालने के लिए पहुंची, वैसे ही झटके से मारी गई। काफी समय होने के बाद कालू को रास्ते में टुनटुनी दिखी। अरे टुनटुनी बहन, जा रही हो मेरे घर की तरफ तो जरा मेरी पत्नी से मुलाकात कर लेना। वो कह रही थी कि टुनटुनी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है। हाँ भैया कालू, मैं चली जाऊंगी, मिल लूंगी भाभी से। टुनटुनी पहुंचती है घर और वहाँ देखती है कि कालू की पत्नी तो मरी पड़ी है। अरे अरे, ये क्या हो गया? कालू भैया, अरे जंगल के लोग आओ। जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। फिर कालू भी पहुँच जाता है। हाय, मेरी पत्नी को क्या हो गया? ये मेरी तीसरी पत्नी भी मारी गई, अब क्या होगा? तो तूने तीसरी को भी ऊपर पहुंचा दिया? कबूतर तपाक से बोल पड़ा। अरे क्या कहना चाहते हो? अरे नहीं कबूतर भैया, मैं ही यहाँ पहुँची थी, तब मैंने देखा कि यहाँ पर कालू जी की पत्नी मरी पड़ी थी। अब ये चौथी शादी करेगा, लिख लो, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। जंगल के पक्षी सारे वापस आ जाते हैं और सचमुच चौथी शादी कर कालू गौरी कौवी को लेकर आता है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, फिर चिक चिक शुरू हो जाती है।
कालू का स्वभाव ही ऐसा था कि कालू के साथ किसी की नहीं बनती थी। गौरी कौवी कहने लगती है, ऐसा लगता है कालू जी, आपकी पत्नियां परेशान होकर आपसे मरी होंगी और आप बहुत चिक चिक करते हैं। मैं जग्गू को खाना खिलाती हूँ, आपको खाना खिलाती हूँ, आपकी सारी बातें मानती हूँ, उसके बाद भी आप घर में झगड़ा करते रहते हैं। अच्छा, मैं ही झगड़ा लूं? हाँ, इलाज करना पड़ेगा। अब अगली बार घर के आयरन यानी कि इस्त्री के तारों में छेड़छाड़ कर देता है कालू और जाता है गौरी कौवी के पास। गौरी मेरी रानी, जरा मेरा शर्ट प्रेस कर देना तो। गौरी कौवी कालू कौवे जितना ही चालाक थी और वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती है और फिर जंगल के सारे पंछियों को बुला लाती है, साथ में पुलिस को भी बुला लाती है। जब कौवा काफी देर इंतजार करने के बाद घर पहुंचता है और सोचता है कि अब तक तो गौरी कौवी मर चुकी होगी, तब देखता है पुलिस के साथ साथ बाकी पंछी भी वहीं पे हैं। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी, इन लोगों को क्यों बुलाया है? तुम्हारा सारा भंडा फूट चुका है, अब तुम जेल जाओगे। अरे कालू कौवे, क्या तुमने अपनी 3 पत्नियों को मारा है? 2 डंडे चलाऊंगा तो अभी उगल देगा। डंडे के डर से कालू सच सच बता देता है और पुलिस कालू को पकड़कर ले जाती है। भूतों की रानी अपने गिरोह के लोगों से कहती है, मेरा पक्षियों का दिल खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम लोग मेरे लिए पक्षियों के दिल लेकर आओ। रानी, हम पक्षियों का दिल कैसे लेकर आएं? सभी पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं, कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता ताकि हम किसी को खा न सकें। और रानी, जब से पक्षियों को पता चला है कि हम इस जंगल में आ गए हैं, तो सबने अपने घोंसले में मोर पंख रखे हैं, जिससे हम उनको सोते हुए भी नहीं उठा सकते, क्योंकि मोर पंख भूतों के लिए यमराज जैसा है। और उल्लू, जो कि एक पुजारी पक्षी है, उसने उनके घोंसले को तरह तरह के तंत्र मंत्र से बांधा हुआ है। उनको घोंसलों में जाकर मारना संभव नहीं है। तो फिर मुझे पक्षियों के दिल कैसे मिलेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पक्षियों के दिल खाने हैं। तभी एक बुजुर्ग भूत बोलता है, पक्षियों को बाहर निकालने के लिए कोई तरकीब सोचनी होगी, जिससे वो खुद ही हमारे चंगुल में फंस जाएं। लेकिन बूढ़े भूत, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें कुछ लालच देकर उनके घोंसले से उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन हम उनको किस तरह लालच दे सकते हैं? मेरे मन में एक विचार है, अगर तुम सुनना चाहो तो। हाँ, लेकिन तरकीब अच्छी होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं रानी, हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारा खाना और पानी रखते हैं और पक्षियों से कहेंगे कि वो हमारे साथ स्क्विड गेम खेलें। जो कोई विजेता होगा उसे उम्र भर के लिए खाना और पानी हमसे मिलता रहेगा। जो लालची पक्षी होंगे वो हमारे पास आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको खेलने के लिए कहेगा कौन? कोई भी एक भूत उनको खेलने के लिए बुलाओ और किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम भूत हैं। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। फिर एक भूत जंगल में पक्षियों का रूप बनाकर जाता है और वहाँ कहता है, सुनो सुनो, पास वाले मैदान में रात को 11 बजे स्क्विड गेम खेला जाएगा। जो कोई उसका विजेता होगा उसको उम्र भर के लिए पानी और खाना दिया जाएगा। गेम बहुत सिंपल और साधारण होगा, जिस किसी का मन हो वो खेल सकता है। ऐसा सुनकर कुछ पक्षी आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, क्या ये सच है? क्या सच में स्क्विड गेम को जीतने वाले को उम्र भर दाना और पानी मिलेगा? हाँ भाई, कहा तो उसने ऐसा ही है। बस एक बार जीत जाओ, फिर पूरी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और बाकी तो चलकर पता चल ही जाएगा। चलो चलो। जो लालची पक्षी थे वो रात के 11 बजे उस मैदान में पहुंच जाते हैं, जो कि एक भूतिया मैदान था। वहाँ पर भूतों की रानी चिड़िया के रूप में आती है। सुनो, सब पक्षी हमारे साथ स्क्वाड गेम खेलेंगे। गेम का एक रूल है कि पास में रखे एक सोने के घोंसले में से एक म्यूजिक की आवाज आएगी। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा सब पक्षी स्टैचू बन जाएंगे और जब तक म्यूजिक चलता रहेगा सब पक्षी नाचते रहेंगे।
और म्यूजिक बंद होने पर भी जो हिलता डुलता रहेगा उसको उस कमरे में ले जाकर नकली खंजर से मारा जाएगा। जो खंजर लगने पर सबसे तेज चिल्लाएगा उसको एक और लाइफ लाइन मिलेगी और जीतने वाले को ये सोने का घोंसला भी दिया जाएगा। ये तो बहुत ही साधारण गेम है। नकली खंजर से तो कोई मरेगा भी नहीं और चिल्लाना तो हम पक्षियों को बहुत अच्छे से आता है। फिर स्क्वाड गेम शुरू होता है। भूतिया रानी म्यूजिक बजाती है। म्यूजिक बजने पर सब नाचने लगते हैं। फिर हरी तोता म्यूजिक बंद होने पर भी हिलता रहता है। जाओ, इसे ले जाओ और नकली खंजर से इस पर वार करो। भूत पक्षी के रूप में हरी तोते को कमरे में ले जाते हैं और अपने असली रूप में आकर असली खंजर को हरी तोते के सीने में घोंप देते हैं। खंजर सीने में लगते ही हरी तोता बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन पक्षियों को लगता है कि वो अपनी लाइफ लाइन के लिए इतना तेज चिल्लाया। अरे देखो, हरी तोता अपनी लाइफ लाइन के लिए कितनी तेज चिल्ला रहा है। सच में स्क्विड गेम तो बहुत ही मजेदार है। हाँ भाई, सच में इस स्क्विड गेम में तो मजा ही आ गया। फिर भूत हरी तोते का दिल निकालकर एक तरफ रख देते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर दोबारा से रानी म्यूजिक चलता है। सब लोग नाचने लगते हैं। इस बार मोहन कौवा म्यूजिक बंद होने पर हिलता डोलता रहता है। फिर भूतिया रानी बोलती है, इसको भी कमरे में ले जाओ। भूत मोहन कौवा को कमरे में ले जाकर उसके पेट में खंजर भोंक देता है और उसका दिल निकालकर एक तरफ रख देता है। उसके चिल्लाने की आवाज से रेनू चिड़िया को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे रेनू चिड़िया कैसे गिर गई? लगता है मोहन कौवे के चिल्लाने से रेनू चिड़िया घबरा गई और इसको चक्कर आ गया। इसको उठाकर कहीं पर बैठा देना चाहिए। इसको वो सामने वाले कमरे में ले जाओ और थोड़ा पानी पिला दो। चिड़िया रानी, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ठीक है, तुम जाओ और इसको पानी पिलाओ। और रामू हंस रीनू को कमरे में लेकर जाता है और उसे पानी पिलाने लगता है तो वो सोचता है, जब तक इसको होश आए तब तक मैं बाकी पक्षियों को देख लूं कि वो कहाँ हैं। फिर रामू हंस उस जगह पर चला जाता है जहाँ पक्षियों के शव पड़े थे। अरे ये क्या, ये पक्षी तो सच में मर चुके हैं और इनके दिल भी किसी ने निकाल कर रख दिए हैं। ये तो कोई अजीब सा माजरा है, मुझे इसका पता करना ही होगा। फिर रामू हंस छुप जाता है। तभी भूत पक्षी के रूप में कमरे में आते हैं और फिर अपने भूतिया रूप में आकर एक पक्षी के पेट में खंजर भोंक देते हैं। पक्षी चिल्लाता है और मर जाता है और फिर भूत उसका दिल निकाल लेता है। अरे ये तो भूत लग रहे हैं जो पक्षियों का दिल निकाल रहे हैं। मुझे बाकी पक्षियों को बचाना होगा। फिर रामू हंस खिड़की से उड़कर जंगल में चला जाता है। वो जंगल में जाकर एक बूढ़े उल्लू तांत्रिक को सब बात बताता है। उल्लू बाबा, पास के मैदान में भूतों ने सब पक्षियों को स्क्विड गेम खेलने के बहाने से बुलाया और उनका दिल निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना वो भूत सब पक्षियों को स्क्विड गेम के नाम पर मार डालेंगे। फिर उल्लू तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। भूतों, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम भूतों को मरना होगा। अच्छा, तो तुम लोगों ने हमारी सच्चाई को जान लिया है। अगर तुमने जान ही लिया है तो अब कोई भी पक्षी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मेरे होते हुए तुम किसी भी पक्षी को नहीं मार सकते। उल्लू तांत्रिक आसपास खड़े पक्षियों के ऊपर एक भस्म उड़ा देता है जिससे भूत उन्हें छू भी नहीं पाते। फिर भूत उल्लू तांत्रिक के ऊपर हमला करते हैं। उल्लू तांत्रिक अपने हाथों में जल लेकर कुछ मंत्रों को पढ़ता है और सारे भूतों के ऊपर फेंकता है। जैसे ही भूतों के ऊपर जल की बूंदें पड़ती हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। हमें माफ कर दो उल्लू, अब हम कोई स्क्वाड गेम नहीं खेलेंगे। माफ कर दो हमें। भूतों की रानी इतना ही कहती है कि देखते ही देखते सारे भूत धुआं बनकर हवा में उड़ जाते हैं और बाकी पक्षी सुरक्षित बच जाते हैं। फिर वो कभी किसी चीज का लालच नहीं करते और खुशी खुशी जंगल में उड़ते हैं और आपस में ही स्क्वाड गेम खेलते हैं।